हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट वीडियो में हमने संरचनावाद के बारे में अध्ययन किया था। उसी के आगे का एक लेक्चर वीडियो है जिसमें संरचनावाद का शिक्षा में योगदान या गुण। फर्स्ट पॉइंट इसका आएगा, मानसिक क्रियाओं के स्वरूप रचना के क्रमबद्ध निरीक्षण पर बल दिया गया। मानसिक क्रियाओं के स्वरूप रचना के क्रमबद्ध निरीक्षण पर बल दिया गया। सेकंड पॉइंट आएगा, इस विचारधारा से या इस विचारधारा ने शिक्षा को मानसिक क्रिया और शिक्षा का उद्देश्य अनुभवों की वृद्धि माना है। तीसरा पॉइंट है, इसने वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया है। चौथा पॉइंट, संरचनावाद ने अंतर्दर्शन विधि को अपनाया है। ये मेन पॉइंट, संरचनावाद ने अंतर्दर्शन विधि को अपनाया है। याद रखना कि संरचनावाद ने किस तरह की विधि को अपनाया है। संरचनावाद ने अंतर्दर्शन विधि को अपनाया है। इसके बाद संरचनावाद का जो प्रकरण है वो समाप्त हुआ। इसके बाद प्रकारवाद आएगा। प्रकारवाद क्या है? प्रकारवाद विचारधारा का विकास अमेरिका में 1842 से 1910 के मध्य हुआ। 1842 से 1910 के मध्य हुआ। इस विचारधारा पर डार्विन के विकासवादी सिद्धांत का प्रभाव है। मेन पॉइंट यहाँ पर, इस विचारधारा पर डार्विन के विकासवादी सिद्धांत का प्रभाव है। प्रकारवाद को वास्तविक स्वरूप जॉन डीवी और रोनाल्ड डल्जिल ने दिया। इसके दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रयोजनवाद है। इतना याद रखना कि प्रकारवाद को वास्तविक स्वरूप जॉन डीवी और रोनाल्ड डल्जिल ने दिया। इसके दार्शनिक जो पृष्ठभूमि था वो प्रयोजनवाद है। फिर से एक बार इस सेंटेंस को रिपीट करते हैं। प्रकारवादी विचारधारा का विकास 1842 से 1910 के मध्य हुआ। सन याद रखना। इस विचारधारा पर डार्विन के विकासवादी सिद्धांत का प्रभाव है। डार्विन के विकासवादी सिद्धांत का प्रभाव है। प्रकारवाद को वास्तविक स्वरूप जॉन डीवी और रोनाल्ड डल्जिल ने दिया। इसके दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रयोजनवाद है। प्रकारवाद के सिद्धांत पर अब हम नजर डालेंगे, जिसमें प्रकारवाद सिद्धांत के अंतर्गत 3 विधियों का वर्णन या अध्ययन किया गया है, जिसमें शारीरिक विधि, विभिन्न अवस्थाओं की विधि और तीसरा है अंतर्दर्शन विधि। एबिंगहॉस ने 1885 में कुछ प्रयोग करके स्मृति शक्ति के संबंध में विस्मृति वक्र खींची। फिर से इस पॉइंट को, एबिंगहॉस ने 1885 में कुछ प्रयोग करके स्मृति शक्ति के संबंध में विस्मृति वक्र खींची। ये हमारा प्रकारवाद का अर्थ हुआ, प्रकारवाद का सिद्धांत हुआ और किन 3 विधियों का विकास या अध्ययन किया गया। इसके बाद हम प्रकारवाद के गुण या योगदान का अध्ययन करेंगे। प्रकारवाद के गुण व योगदान। फर्स्ट पॉइंट इसमें, प्रकारवाद पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता पर बल देता है। प्रकारवाद पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर बल देता है। दूसरा पॉइंट है, सीखने की पद्धतियों और तकनीकों को अधिक प्रकार्यात्मक बनाया गया। सेकंड पॉइंट, सीखने की पद्धतियों और तकनीकों को अधिक प्रकार्यात्मक बनाया गया। तीसरा पॉइंट, प्रकारवाद ने व्यवहारिक अनुसंधान हेतु मार्ग प्रशस्त किया। प्रकारवाद ने व्यवहारिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया, उसके आगे जाने वाले मार्ग को प्रशस्त किया। ये सारे जो मेन पॉइंट हैं, इनको अगर आप लिखते हुए चलेंगे तो नोट्स को पढ़ने में आसानी होगी। फोर्थ पॉइंट है, इस विचारधारा ने पर्यावरण और समायोजन पर बल दिया।
5th पॉइंट, इसमें मन और शरीर की क्रियाशीलता पर बल दिया गया, मन पर और शरीर की क्रियाशीलता पर। अब हम तीसरा देखेंगे व्यवहारवाद, देन अवयवीवाद आएगा। व्यवहारवाद में हम देखेंगे कि व्यवहारवाद के जन्मदाता जॉन वुड्स वाटसन थे। इस संप्रदाय के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व की जांच करके व्यवहार और क्रियाओं से होती है। फिर से एक बार, व्यवहारवाद के जनक कौन और इसके बाद उसको किसमें अध्ययन किया गया। व्यवहारवाद के जन्मदाता जॉन वुड्स वाटसन थे, जॉन वुड्स और वाटसन थे। इस संप्रदाय के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया गया और मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व की जांच करके व्यवहार और क्रियाओं से उसको लगाया गया। फिर देखेंगे व्यवहारवाद का शिक्षा में क्या योगदान है, क्या इसके गुण हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं। फर्स्ट पॉइंट, इस संप्रदाय ने निरीक्षण और मापन पर बल दिया। इस संप्रदाय ने निरीक्षण और मापन पर बल दिया। सेकंड पॉइंट, उत्तेजना अनुक्रियावाद के फलस्वरूप शिशु शिक्षा प्रणाली में इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया। उत्तेजना अनुक्रियावाद के फलस्वरूप शिशु शिक्षा प्रणाली में इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया। अब शिशु जो होता है, एक बालक जो अबोध बालक, जो नन्हा नवजात शिशु होता है, उसके बाद की उसकी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, इंद्रिय प्रशिक्षण होती है। अंदर से उसको भूख लगना तो रोएगा, और इसके बाद जब कोई देख रहा है कि कोई हंस रहा है, कोई बोल रहा है तो अपना भी हंसेगा, बोलेगा। अंदर से जब उसकी इंद्रियां जब उस चीज को बताती हैं तभी वो कोई भी प्रतिक्रिया करता है। तीसरा पॉइंट, बाल मनोविकास के अध्ययन को प्रोत्साहन मिला। चौथा पॉइंट, शिक्षण विधि के रूप में पूर्व नियोजित अधिगम का विकास हुआ। फिफ्थ पॉइंट, शिक्षा का संबंध मानव व्यवहार से है। अब ये हमारा व्यवहारवाद हुआ, किस चीज पे सबसे ज्यादा शिशु और बाल मनोविकास के आधार पर व्यवहारवाद को बताया है। चौथा हम देखेंगे मनोविश्लेषणवादी का अध्ययन करेंगे। मनोविश्लेषणवादी इस संप्रदाय के जो जन्मदाता थे वो सिगमंड फ्रायड थे। इन्हें जनक भी कहा जाता है। फ्रायड ने मन के 3 स्तर बताए हैं, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। अब इसको हम विश्लेषीकृत करेंगे कैसे फ्रायड ने बताया है। फ्रायड ने मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियां बताई हैं, इदम, अहम और परम या परा अहम। फिर से सुने, इदम, अहम या परम या परा अहम। 3 शक्तियां बताई हैं मन को जज करने के लिए, मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियां बताई हैं। इदम को अनुवांशिकता से संबंधित किया गया है। इसमें व्यक्ति के जन्मजात गुण होते हैं। इसका संबंध का प्रवृत्ति से है। इसका जो जन्मजात गुण व्याप्त होते हैं, इसका संबंध जिस प्रवृत्ति से, जिसे फ्रॉइड ने लिबिडो कहा है। लिबिडो जो जन्मजात, इदम क्या है, ये जन्मजात है, अनुवांशिक है, इसे फ्रायड ने लिबिडो कहा है, इतना याद रखना है। अहम क्या, अहम चेतन होता है। प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान में जो व्यक्ति सोच रहा है, जो क्रिया कर रहा है, जो प्रतिक्रिया दे रहा है, वो चेतन है। चेतन मन क्या बोल रहा है, किसी ने कुछ कहा तुरंत उसने बोल दिया, तो ये हमारा चेतन मन हुआ। इसके बाद अचेतन मन की अवांछित इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। अचेतन क्या है हमारा, अचेतन मन अवांछित इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। कई सारी हमारी वांछित क्रियाएं भी होती हैं, अवांछित क्रियाएं भी होती है। तो वांछित तो पूरी की जा सकती है, लेकिन अवांछित जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, बिना किसी प्रयोजन के प्रकट हुई इच्छा हमारे लिए दुष्कर भी हो सकती है। इसलिए उस पर नियंत्रण हमारा अचेतन मन रखता है। उस अचेतन मन में जो हमारी बुद्धिजीवी, जो हमारी बुद्धि प्रयोग होती है, वो ये कहती है कि ये चीज गलत है, ये चीज हमें नहीं करना। इसलिए हमारा अचेतन मन उन अवांछित क्रियाओं पर या इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। इसका विकास बाहरी पर्यावरण से होता है। पराअहम क्या है, ये
परायम ये बुरी इच्छाओं को चेतन मन में आने से रोकता है। बुरी इच्छाओं को चेतन मन में आने से रोकता है। इसका काम अहम पर शासन करना है। परायम में नैतिक क्रियाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, परायम हम ऐसे समझते हैं कि इसमें नैतिक क्रियाओं को शामिल किया गया है। जैसे अगर हम ये कह रहे हैं कि इस दवा की हमको जरूरत है, अब इस दवा के लिए हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें इसको चोरी करनी है, तो एक मन कहता है चोरी कर लो, दवा की आवश्यकता है। दूसरा मन कहता है कि नहीं, चोरी ना करो, चोरी करना गलत है। इस तरह से हम उस चीज पर कंट्रोल करते हैं कि क्या चीज हमारे लिए आवश्यक है। यदि हमारे लिए वांछित दवा है तो हम उस दवा को चोरी कर ही लेंगे, लेकिन अगर वो वांछित नहीं है तो ये हमारे चेतन मन पर कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। इदम, अहम, पराहम, ये तीन चीजों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और इसके बाद प्रकारवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद, और इसके बाद आएगा अवयवीवाद। अवयवीवाद, अवयवीवाद का जन्म जर्मनी में 1912 के लगभग हुआ था। जर्मनी भाषा में इसे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहते हैं। फिर से सुने, 1912 के लगभग इसका जर्मनी में जन्म हुआ था और इसे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कोई भी बनता है तो उसमें पूछा जा सकता है कि अवयवीवाद का जन्म किस देश में हुआ था, तो आप जर्मनी याद रखें। किस सन में हुआ था, तो 1912 याद रखें। और इसे क्या कहते हैं, तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी याद रखें। गेस्टाल्ट का अर्थ रूप, आकृति, अवयवी, समय पूर्णाकार या प्रतिदर्श होता है। इसकी हिंदी भी दे सकते हैं वो। ये संप्रदाय पूर्ण से अंश की ओर चलने पर बल देता है। संपूर्ण मतलब संपूर्ण जो है हमारे पास, उससे अंश की ओर जाने के लिए बल देता है। इस संप्रदाय के प्रमुख वैज्ञानिक एम वर्दिमर, कोफका और कोहलर हैं। गेस्टाल्ट सूस के वैज्ञानिक जो हैं ये कौन हैं, तो आपको वर्दिमर, कोफका और कोहलर याद रखना है। अवयवीवाद में जो मेन पॉइंट है, इसका जन्म किस देश में, जर्मनी में हुआ। किस सन में हुआ, 1912 में हुआ। इसे क्या बोलते हैं, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बोलते हैं। और इसका जो अर्थ है वो रूप, आकृति, अवयवी, समग्र, पूर्णाकार या प्रतिदर्श होता है। ये मेन पॉइंट इसमें चल रहे हैं। और ये अवयवीवाद किस पर बल देता है, पूर्ण से अंश की ओर चलने पर बल देता है। इसके बाद अवयवीवाद का शिक्षा में योगदान क्या है, ये हम अध्ययन करेंगे। अवयवीवाद का शिक्षा में योगदान में सबसे फर्स्ट पॉइंट है, पहला है व्यक्तित्व के विकास पर प्रकाश डाला है। व्यक्तित्व के विकास पर, यानी व्यक्ति के अंदर की जो मनोभाव है वो जो उभर कर आए हैं उस पर बल डाला है। सेकंड पॉइंट, इसने सामाजिक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण कार्य किए। थर्ड पॉइंट, अवयवीवाद ने सीखने में चिंतन और समस्या समाधान के लिए नए विचार प्रस्तुत किए हैं। चिंतन और मनन को भी इसने प्राथमिकता दी। अब हम क्षेत्र सिद्धांत देखेंगे। क्षेत्र सिद्धांत को किसने कौन है इसका जनक, क्या है इसकी भूमिका, ये समझेंगे। क्षेत्र सिद्धांत को कुर्ट लेविन ने मनोविज्ञान क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके विचार सदिश पर आधारित हैं तथा वर्तमान क्षेत्र पर निर्भर करता है। वर्तमान जो भी घटना घटित होगी वो प्रेजेंट में यानी वर्तमान स्थितियों पर निर्भर करता है। क्षेत्र सिद्धांत का शिक्षा में योगदान क्या होगा उसको हम देख लेते हैं। योगदान, गुण, विशेषताएं, कुछ भी होगा ये हम उसके अंतर्गत लिखेंगे। बालक की शक्तियों, शैक्षिक परिस्थितियों की आवश्यकताओं, अध्यापन परिविधियों तथा लक्ष्य को पहचान कर बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। एक बार फिर से इस पॉइंट को देखते हैं। बालक की शक्तियों, शैक्षिक परिस्थितियों की आवश्यकताओं, अध्यापन विधियों तथा लक्ष्य को पहचान कर बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। क्या प्रयोजन है, क्या प्लान है, क्या लक्ष्य रखा है, ये सब योजना बनाकर अगर जो भी काम किया जाएगा उसमें सफलता संभावित है, अवश्य मिलेगी। सेकंड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, लेविन के क्षेत्र मनोविज्ञान में भग्नाशा, द्वंद्व,
तनाव तथा आराम आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर से एक बार, लेविन के क्षेत्र मनोविज्ञान में भग्नाशा, द्वंद्व, तनाव तथा आराम आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार हमने इस लेक्चर वीडियो में संरचनावाद, प्रकारवाद, अवयवीवाद, मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, अवयवीवाद और क्षेत्र सिद्धांत जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया और हमने उसके बारे में जाना। अब हम अपना ये लेक्चर वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।